हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं हिंदी से संबंधित लेकर आए हैं। और आप लोगों का 15 तारीख में जो है फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर सभी का हो चुका है। तो आप लोगों के लिए, सबके लिए हम बता देते हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं और चाहे आप थर्ड ईयर में हैं, सभी का कंटेंट जो है यूट्यूब पर हिंदी मिरर पर है। बीए थर्ड ईयर का थोड़ा कंटेंट शायद ना हो, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कंटेंट काफ़ी है। और मैंने अभी ये 1000 की आपकी लिस्ट है, लेकिन जो आपके मैंने पहले भी वीडियो को नाम दिए हुए हैं कि बीए सेकेंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, हाँ उसमें हिंदी वगैरह नहीं डाला हुआ है, तो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं अपने कंटेंट जो भी आपका है। अगर कुछ रह रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में कि ये टॉपिक आपके रह रहे हैं। रही बात बीए थर्ड ईयर की, तो कल से बीए थर्ड ईयर का जो है कंटेंट मैं डालना शुरू करूँगी, अपलोड करूँगी, तब आप अपना देख लेना। क्योंकि बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, पहले सेमेस्टर था तो सेमेस्टर वाले में है, लेकिन सेमेस्टर में आपका प्रयोजन मूलक हिंदी नहीं था, इस वजह से आपका मुझे नए सिरे से सारा कंटेंट डालना पड़ेगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और आज का जो कंटेंट है लाइक करिए ज़रूर, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, तर्पण कहानी, ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी जो भी स्टूडेंट अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिए। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके लिए कहानी 11 कहानी है उनके सिलेबस में, जिसमें से मोस्टली मैं सारी अपलोड कर चुकी हूँ। तर्पण रह गई है और मुख्य धारा रह गई है। दोनों कहानी, एक अभी मिलेगी आपको और एक आपको मॉर्निंग में या रात तक, आपको 9 बजे तक दूसरी कहानी भी मिल जाएगी। तब तक क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है इस कहानी को। चलिए देखते हैं तर्पण कहानी, जो कि हिमांशु जोशी द्वारा लिखी गई है। कहीं पूरी कहानी मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि पूरी कहानी बहुत लेंदी हो जाएगी। यहाँ पर ये काफ़ी पेज की कहानी है आपकी, यहाँ पर इसका लास्ट है तो चेक कर लेते हैं। 8 पेज की ये कहानी है। चलिए देख लेते हैं पूरी कहानी, कैसे कैसे ये कहानी आपके निकल कर आ रही है। थोड़ा आपको समझा देंगे तो पता भी चलेगा कि हाँ ये कहानी में क्या है। अब तर्पण होता क्या है, पहले तो जो कहानी का नाम है, मेन होता है कि जो कहानी का नाम है पहले आप उसको फोकस करें। तर्पण का मतलब होता है जब कोई गुजर जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, जो श्राद्ध करते हैं या फिर वो गंगा जी में जाकर करते हैं, तो उसको ही तर्पण बोला जाता है। जब कोई मर जाता है तो उसके बाद उनका तर्पण किया जाता है, वही तर्पण यहाँ पर बताया गया है। अब देख लेते हैं पूरी कहानी में क्या कहानी है ये। पूरी कहानी, एक तो कहानी में क्या होता है, कहानी से क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। एक तो सारांश का क्वेश्चन बनता है कहानी से, दूसरा जिसने वह कहानी लिखी है उसकी जीवनी का क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है चरित्र और चित्रण का बनता है। यही 3 क्वेश्चन कहानी में मेन होते हैं। यही 3 क्वेश्चन नाटक में मेन होता है, यही उपन्यास में मेन होते हैं। सारांश, या फिर जो लेखक है उसकी जीवनी आती है, उसकी कथा शैली आती है, उसकी लेखन शैली आती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। चलिए देखते हैं। अरे अब रोती क्यों है, बावली हो गई, जाने वाला गया, लेकिन इन दूध मोह का तो ख्याल कर, पाहुनों का तो लिहाज कर। तो इस तरह से कोई गुजर गया है, कोई उसको समझा रहा है। अब देखते हैं किसको कौन समझा रहा है। आज तेरहवीं है, खबरदार जो आंसू बहाए, पितर का तर्पण साथी से नहीं किया तो पिरेत जोहनी से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। अभी ये नहीं पता किसके द्वारा कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है। और जो ये आपके, हाँ, संवाद भी आपको याद रखने हैं। हो सकता है जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वहाँ पर आपसे संवाद पूछ ले जाएं कि ये कौन सी कहानी का है। ठीक है, तो संवाद पे थोड़ा ध्यान दें। अरे दिन चढ़ाया है छत पर, कुछ तिल गिन लिए हैं, कहाँ है तुलसिया की बहू, बाहर से बामनों की एक साथ अनेक आवाज़ें टकराई। अब यहाँ तो ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर तुलसिया, जो तुलसिया की बहू के बारे में पूछा जा रहा है। मधुली ने जाड़े से नीले पड़े हुए अधर भींच लिए, किसी तरह हृदय का आवेग थामकर आंसू पोंछने लगी। अब इसका क्या नाम है, मधुली, और किसकी है ये
घरवाली, ये तुलसिया की घरवाली है। ठीक है, 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। घुटनों तक का घूंघट काढ़े, फटी अंगिया, फटी धोती से लिपटी वह दया की दुख की मूरत अपने 3 अनाथ बच्चों के लिए चौक में यहाँ खड़ी हुई। बच्चे कितने हैं? 3। ठीक है, क्लियर हो चुका है। बहू देखती क्या है? सास साम जाम जल्दी जुटा, जुगत तैयार कर, नहीं तो देर हो जाएगी। पिंडदान तो दिन चढ़ने से पहले होना चाहिए, हर हालत में, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों मतलब शास्त्र जो होते हैं, शास्त्रों में लिखा है भगवान ने, पर मधुली के टूटे कपाल पर तो नहीं। गरुड़ पुराण की कथा में उसने कभी सुन रखा था कि प्रेत की भूखी आत्मा पिंडदान पाने के लिए भटकती रहती है। गरुड़ पुराण जब कोई गुजर जाता है तो 11 दिन का या 10 दिन का या 5 दिन का गरुड़ पुराण कराया जाता है। फिर इसमें इसलिए सुबह हर हालत में तर्पण हो जाना जरूरी है, इससे अधिक सुनने समझने की सामर्थ्य उसमें न थी और न ही थी। किस तरह अपने को थामती, हाथ जोड़ती बोली, सामजाम क्या जोड़ू, बामन के ज्यों किस तरह कुछ तिल बहा दूं, तर्पण कर दो, तुम बामन हो, कुल देवता जैसे भी हो उनके पितरों से मिला दो, इसे अनाथ बच्चों के सिर पर हाथ धर दो, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। मधुली ने अपने कांपते अधर भींच लिए और आंखें मींच ली, क्योंकि वो बहुत गरीब थी, वो तर्पण नहीं कर सकती थी। ऐसे ही आपकी गोदान कहानी है, प्रेमचंद जी से थोड़ा मिलती जुलती है ये, पर अनगणित आंखें कफन भी है, कुछ इसी तरह की कहानी है। तो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कुछ मिलता जुलता ही इनमें कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। पर अनगणित आंखें उपेक्षा से, आश्चर्य से एक साथ उस पर बरस रही थी, या उम्मीद किसी से भी नहीं थी। या क्या अंधेर करने जा रही है आज? तो क्या हरज है बहू? बूढ़े बामनदार ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और अब तंबाकू पीते पीते पीली पड़ गई थी, सूखी घास की तरह। अधिक नहीं तो न सही, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक थोड़ा बहुत जितना कर सकती है कर दे, पितरों में तो उसे मिलाना ही है। बनी बामनों को खिला दे, 5-5, 10-10 के, नहीं तो न सही 100 रुपये का ही गोदान करा दे, क्योंकि जब कोई गुजर जाता है तो गोदान भी होता है। बोलते हैं बहुत से सोने की गाय चढ़ाते हैं, जो चांदी की गाय बनवा देते हैं, उसको भी बोलते हैं। जैसे अगर आप जीती जागती गाय दान नहीं कर सकते हो तो आप चांदी की गाय या फिर सोने की गाय भी दान कर सकते हो। बहुत से सोने की सीढ़ियाँ भी देते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब तुम 100 रुपये का गोदान करा दे। उस वक्त गाय जो मिलती थी इस तरह मिलती थी, इतने पैसे की, अब नहीं मिलती इतने की। कुंवारी कन्याओं के गाँव पूज दे, बछिया को गोग्राम दे दे, जो तिल बह जाएंगे, और चाहिए क्या? वैसे तो क्रियाक्रम में जितना लगाए सो थोड़ा है, यहाँ देंगे तो वहाँ मिलेगा। गरुड़ पुराण में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। क्यों? उन्होंने बगल में विराजे मधी बामन से पूछा, तो एक का नाम मधी है और दूसरे का नाम अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जो किसी दूसरे जलबुन में लगे थे। बामनी से कह थे कि आंगन में घाम आने तक जरूर लौटाएंगे। क्रियाक्रम से भूखे लौटने का प्रश्न ही नहीं, पर अब क्या करें, ये तो मना कर रही है कुछ भी कराने के लिए। उन्होंने अनमने भाव से केवल सिर हिला दिया, और जिसका आशय था हाँ। गरुड़ पुराण की बात सुनकर मधुली चौकी, अपनी असमर्थता प्रकट करती बोली, बामन जीव, गरुड़ पुराण की समर्थ है, मेरी कहाँ? यह सब तो बड़े भगवानों के भाग में होता है, जो फूलों के डोले पर चढ़कर स्वर्ग जाते हैं। मेरे पास तो जो तिल बहाने के भी पैसे नहीं हैं, सो गोग्राम के लिए आटा नहीं है। बच्चे 3 दिन से भूखे, मधुली अपने को संभाल न पाई। कैसी अनहोनी बात है, बेचारा तुलसा नाम था उसका। ठीक है, उम्र भर अपनी हड्डियां तोड़ता रहा, खून पसीना बहाता रहा, दूसरों के दुख में दुखी हुआ, हंसी में हंसा, सभी को उस गरीब ने भलाई की, सभी के हाथ बटाए, लेकिन आज उस मृतक के बंधे हाथ कोई नहीं खोलेगा। बिना कफन के बह गया और बिना तर्पण के ही रहेगा। कुछ तिल भी उसके गंगा में नहीं बहेंगे। कुछ लोगों के तिलों में रहम आया अनायास अकारण, लेकिन अधिकांश ऐसे थे जो जल भुनकर राख हुए जा रहे थे। बड़ी बेसब्री के साथ इधर उधर झांक रहे थे, अपनी पीठ से मिले पेटों पर हाथ फेर रहे थे, ढीली घुटनों तक की धोतियों कस कस कर बांध रहे थे। मधुली अंदर जाकर औंधे मुँह गिर पड़ी, अंधेरे कोने में देर तक पड़ी वह सिसकती रही और सुबकती रही। मधु मधु दूर के नाते के आमा ने जो संवेदना प्रकट करने आई थी उसे झकझोरा, अरे कर्म की बात का तेल सूखने को है, इतने दिनों से बिना नागा दिन रात जल रही है, आज 13वीं के पिंडदान से पहले बुझ गई तो कितना अनर्थ होगा, लोग क्या कहेंगे? फिर तू तो बाल बच्चों वाली है ना, इन अनाथ बच्चों की आत्मा क्या गई, तू क्या कहेगी दुनिया के सामने? अब तेल तो नहीं है अमा, रत्ती भर भी नहीं है। मधुली ने होटो ही होटो में बड़ी मुश्किल से कहा, अरे नहीं है तो क्या, पास पड़ोस में ही एक आध कटोरी पैचा ले आना, और जल्दी कर, रोते का वक्त है क्या? बामन बाहर बैठे हैं, आमा ने सयानेपन से झिड़क कर कहा। अब ये आमा के बारे में आप पढ़ लीजिए और अच्छे से, हो सकता है यहाँ से संवाद आ जाए।
मधुली ने माटी की टूटी दीवारों को और देखा। अब आपको मधुली का चरित्र चित्रण करना है, क्योंकि यहाँ से इसका चरित्र चित्रण बन सकता है। वैसे तो आपके सिलेबस में 11 कहानी के अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स, जैसे आपकी सेकंड यूनिट में निबंध है, वहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। 11 कहानी में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इतने नहीं आएंगे। कभी आप ज़्यादा इन पर ध्यान दें, और जो आपकी और यूनिट्स की टॉपिक्स हैं उनको आप भूल जाओ, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनेंगे। सेकंड यूनिट्स में से, थर्ड में से, जो आपका ध्रुव सामनी नाटक है, वहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। और आपका जो फर्स्ट यूनिट में त्यागपत्र है, वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। 11 कहानी पढ़ लीजिए अच्छे से, बने क्वेश्चन तो कर दीजिएगा अपने आप से, ठीक है। कहानी पढ़ लीजिए ठीक से, ये सारी सारी कहानी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। एक आपकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मैंने डाल दी हैं, पहले ये इधर उधर थी, सारी एक प्लेलिस्ट में हो चुकी हैं। जो नहीं है वो भी मैं धीरे धीरे सारी एक जगह आपकी इकट्ठी कर दूंगी एक ही प्लेलिस्ट में, तो आप सारी देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। मधुली बहू कैसे आई? पंगत खाने के लिए बैठ गई। भांडे बर्तन लेने आई हो क्या? फिर आगे जो पड़ोसन है वो कह रही है उसको। आगे देखते हैं। पड़ोस की सास माँ ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा, फिर उसके टूटे कर्म की ओर जी भर कोसा। फिर कहा, अभी उम्र कौन सी थी उसकी, भरी दोपहरी में जो ऐसा अंधियारा देखना पड़ा। माथा झुकाए पल के नीचे क्या वह खड़ी रही। कैसे आई थी बहू? सासू जी सबकानी सक पकाती हुई मधुली बोली, कह थोड़ा तेल चाहिए था, पैंचा कर्म की बाती बुझने की है। बामन बैठे हैं आंगन में, उसका गला रुक गया। अरे अभी तक कर्म नहीं हुए? होठ काटती पीले मुंह की फुलाती सास माँ बोली। बामनों की अकल में भी क्या मिट्टी पड़ गई? अभी तक बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मधुली कोई जवाब नहीं दे पाई। बहू तेल की तो आज एक भी बूंद नहीं। सास माँ ने सन्नाटा भंग करते हुए कहा, पिछले शनिचर से बिना छौका खा रहे हैं, परसों किसी तरह कनिस्त्र निथार कर बच्चों के बाल बाटे। लेकिन हाँ, मैं बतलाती हूँ। कुछ रुक कर बोली, जैसे एक आध कुछ याद आ पड़ा। ऊपर वालों के घर परसों ही तेल आया, मंडी से एक आध कटोरी अभी दे भी देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। पास पड़ोस होकर क्या इतने भी काम नहीं आएंगे। मधुली सिल की तरह क्षण भर समझने से डूबी रही, फिर ऊपर की ओर मन भर भर के भारी कदम बढ़ने लगी। पीतल की पिच की कटोरी अभी तक बगल में वैसी ही दुबकी बैठी थी जिसमें वह तेल लेने गई थी। दूर से ही घर के किवाड़ी में मोटी सांकल चढ़ी दिखा। उसका धड़कता दिल धक से बैठ गया। घर लौटने के लिए मुड़ने ही वाली थी। मधुली आवाज़ सुनाई दी। ऊपर से मत मुड़कर देखा। साबिकी माँ आंगन के नीचे संज्ञा मिर्च गोड़ती नजर आई। खेती पर वह चली गई। इस वक्त इस तरह खोई खोई सी रुआसी भटकती फिरती देख साबिकी माँ की बिना रहा न गया, और मोटी मोटे हाथों में नाचती कुदाली रुक गई। यहाँ कैसे मधी क्रियाक्रम हो गए? पूछा जिज्ञासा से। नहीं काकी। क्यों काकी कहकर सबों की माँ साबी की माँ ने उचक्कर देखते हुए प्रश्न किया। बड़े काम से आई हूँ। अरे कुछ कह भी उसकी उत्सुकता ही नहीं, आशंका भी बढ़ गई। एक साथ काकी एक धार तेल दे देना, पैसा जल्दी ही लौटा दूंगी, कर्म की बातें पूछने को है। हाय तेल कहाँ? काकी ने हतप्रभ होकर थोड़ा सा कहा। मंडी से ले आए थे साबी के बाजू। सब इधर उधर यूं ही खत्म हो गया। दो चार बूंदे कंठिया में हो निथार ले। काकी ने बड़ी परेशानी झुंझलाहट से अपने मुगदर जैसे मोटे मोटे हाथ मटकाए। बड़ी अजीब ढंग से मुंह निचोड़ा, जैसे बिना बुलाए मुसीबत सिर पर आ चढ़ी हो। थोड़ा सा भी होगा तो काकी बहुत है, बाती चीर लेंगे, कुछ छीटी कर लेंगे, कम कर देंगे। मधुली ने सहमी आवाज में कहा कि ऐसा हम कर लेंगे जिससे वह देर तक चलती रहेगी। काकी ने कुदाली मेड़ पर पटकी, ओढ़नी की सिर पर सरकाया, मोटे घाघरे की छोर कसकर मोटी कमर पर बांधती घर की ओर बड़ी बोली। अभी तक थी पिंडदान नहीं के दिन चढ़ाया माथे पर। ईजू तू भी गऊ है, नीरी गऊ, जल्दी जल्दी काम करवा, खाना पीना करके जान छुड़ा। बामनों का क्या है, कोई मरे या बचे, उन्हें तो दक्षिणा से मतलब है। कुछ बूंदे कटोरी में निथार कर मनिमन काकी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर वह मुख भाव से घर की ओर चल दी। रहकर मन में शंका समारी थी, कहीं बातें न बुझ गई हो। चलते चलते किवाड़ के पास टिटक गई। काकी झांकी, वह भी होकर ही रहा। आखिरकार घर भर में कोहराम मचा था। मधु ने देखा बाती एक ही सांस में कहती हुई घुटनों तक घूंघट काढ़े चल पड़ी गठरी सी। प्रधान के घर घर की ओर भागी। मालूम हुआ पघान का न्योते से दूसरे गांव गए हैं, रात तक लौटेंगे। 4-6 घरों के बीच चक्कर काटे, इधर उधर ठोकरे खाए, घंटों तक सब बेकार। बड़े भरोसे से फिर गांव की सेठानी मानी हौलदारों के घर और लपकी खेती में घास काटनी। 52 हौलदार से पुरानी अनवर्थी कभी की, लेकिन ऐसी घड़ी में ऐसी छोटी मोटी बातों पर ख्याल कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर 91, पेज नंबर आपका मिक्स तो नहीं हो गया है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका यहाँ पर क्या था? मतलब ये देखा बाती एक ही सांस से कहती हुई घुटनों तक घूंघट काढ़े चल पड़ी गठरी सी।
यहाँ पर आपका एक पेज मिस हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जब वह तेल लेकर आती है घर पर तो उसका दिया जो है बुझ जाता है। उसके बाद जो है वो जो ब्राह्मण घर आए होते हैं उसको कहते हैं ये बहुत बड़ा अपशकुन हो चुका है तुम्हारे घर में। तो फिर वह जो है बोलते हैं कि चलो ये तो हो चुका है, अब दिया तो बुझ चुका है, उसका पिंडदान करना है, पिंडदान की आप तैयारी करें। तब वह फिर जो मार गांव का प्रधान होता है उसके घर जाती है, ठीक है। उससे उसकी कुछ अनबन रहती है, लेकिन वह तब भी उसके यहाँ मांगने के लिए चली जाती है। तो आगे की कहानी यहाँ से है, चलिए देख लेते हैं। प्रधान के घर ही के और भागी। मालूम हुआ प्रधान का न्योते से दूसरे गांव है, तो प्रधान दूसरे गांव गया हुआ था, लेकिन बड़े भरोसे से फिर गांव की सेठानी मानी। होलदारनी के घर और की लपकी खेत में घास काटने की बाबत होलदारनी की पुरानी अनबन थी। उसकी पुरानी अनबन के कारण भी वह उससे बोली, उसके पास गई, क्योंकि ऐसे में वो उसका ख्याल नहीं करा कि मेरी इससे लड़ाई है। गुड़ की घुली मिली बातें, सहानुभूति संवेदना की बातें होलदारनी अपना तीखा मुँह फुराती चटर पटर करती रही। एक आध बार उसने दुख में दुखी होकर मोटे मोटे आंसू ढुलकाए। उसके मुँह जले खोटे कर्म को हाथ नचा नचा कर खूब जी भर कर कोस रही थी, लेकिन जहाँ जैसे पाई का नाम आया वहाँ मैले काले दांत दिखला दिए, तो उसने मना कर दिया। बहुत समय बीत चला, अब किधर जाए क्या करे। चौराहे पर खड़ी मधुली कुछ सोच रही थी, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। सूरज तेजी से फिसल रहा था, पेड़ों की परछाई लंबी होती जा रही थी। भूखे बामन कोस रहे होंगे, माँ कोस रही होगी, आंखें अंधी चल फिर नहीं सकती, वैसे ही दीवारों से टकरा रही होगी। जो उसकी माँ थी वह अंधी थी, वह सोच रही थी कि वह इधर उधर घूम रही होगी बिना आँखों के। कंसी की दुकान में क्यों ना चली जाए, शायद कुछ लिहाज कर दे, कौन जानता है। ऐसी अबेला में न तो बन का बाग भी सुना साथ देता है, राक्षस भी देवता बन जाता है। तो ये जो बनिया था गांव का, ये सही नहीं था। तो वह सोचती है अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो हो सकता है ऐसे में वह जो राक्षस रूपी बनिया है वह देवता बन जाए। वह अनजाने अनचाहे कंसी की दुकान की ओर बढ़ी। दूर घाटी पर बनी दुकान की ओर चलते चलते ख्याला उसे कंसी अभी कितनी ललचाई आंखों से उसकी ओर घूरा करता था जब वह नई नवेली आई थी। तो ये सब है। इसके बाद देख लेते हैं सुगई, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर ऐसी स्मृति समय याद हो आना। फिर यहाँ पर आगे देख लेते हैं। कंसी ने अटपटे भाव से उसकी ओर देखा और कह सामान चाहिए क्या है कुछ और। सामान क्या, दद्दा बहकी सुमिधि बोली, समझो कि भीख चाहिए। आज उनका तर्पण है, दिन छिपते को आया है, अभी तक पिंडदान नहीं हुआ है। देर सवेर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, पाई पाई करके तुम्हारे खेतों में काम कर दूंगी। कहो तो 5 लकड़ी घर पर डाल जाऊंगी, वैसे भी नहीं चूकेंगे तो घर के भांडे बर्तन भी गिरवी रख दूंगी, बेच दूंगी, ऐसे भी ना चूकेंगे। अब वो जो पैसे लेने थी वो कहती कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तुम मुझे पैसे दे दो। उसके चेहरे की ओर कंसी देखता रहा, दुष्टता के सूचक अपने पतले पतले बिछे होठों को दांतों से रगड़ता हुआ। तो इस तरह से जो विचार उसने उसके बारे में सोचे थे, कंसी के बारे में, वह सब उसके सामने आ रहे थे। उसने कहा क्या चाहिए, उसकी अकड़ी आवाज में पूछा। कुछ पैसे पिंडदान के लिए, चावल लाल गेरुआ गोदान के लिए। नीचे निगाह के वह बोली, बैठ बैठ भीतर बैठ। उसकर देखता रहा। मधुली वैसे ही ठिठकी खड़ी थी, उसको पता था कि ये कैसा है। भीतर बैठकर आराम से सारा सामान अभी बांध देता हूँ, बोल क्या क्या, लाल कपड़ा चावल सभी कुछ। जंग लगी मैली तराजू के चावल तूले, फिर तूले क्या, तोलने का बहाना हुआ। ऐसे ही पैसे गिने, फिर उसने लाल गेरुआ दिया। समझा तुम्हारा मामला ऊपर भेज दिया है। तो इस प्रकार से वह उसके पास से जो है लेकर चली गई। लेकिन रास्ते में जहाँ पर सुरंग में उसका पति मरा था तो वह वहाँ पहुँची। तो वहाँ पर उसने कहा, जो मालिक था उस सुरंग के पास का जहाँ उसके पति की मृत्यु हुई थी, उसने कहा कि तुम्हारा जो मामला है वह ऊपर भेज दिया है। और उसने कहा कि समझा तुम्हारा मामला ऊपर भेज दिया है। और खुजाते हुए कहा 6.5 महीने रुको, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। सरकार सूरज छिपने को है, वह अधीर होकर रो पड़ी। घबराओ नहीं। लाला के पास से वह उसके पास आ गई थी, जो सुरंग का मालिक था, जो वहाँ पर काम करता था। जवाब आते ही जमादार तुमको इतला कर देगा, ऊपर से हुक्म आने तक तो रुकना ही पड़ेगा हर हालात में। साहब ने असमर्थता प्रकट की कि मैं तुम्हें पैसा अभी नहीं दे सकता।
उसने कहा, हुजूर हुजूर। मजदूरों ने इसे नासमझ गंवार अंदरंगी पूर्ण औरत वहां पकड़कर सांप के सामने से परे हटा दिया। पागलों की तरह बाल बिखरे मधुली के शरीर पर टंगे चिथड़े हवा में उड़ गए। काल भैरवी सी बनी हुई बेहताशा घर की ओर भागी जा रही थी। सूरज उजग उजग कर सामने की पहाड़ी से झांकता हुआ डूब रहा था। पूरा दिन वो इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे किसी ने भी उधार नहीं दिया था। उसके बाद, अरे अंधेरा हो गया अंधेर, कैसी कलजुगनी औरत है डाइन, जो तिल भी नहीं बहाए पिंडदान तो दूर रहा। तुझे पता नहीं हरपतिया, तू नहीं जानता तिरिया चरित्र है। कहते हैं डंकन ने अपने आप फूंक मारकर दिया बुझा दिया था। कुलछना किसी के साथ लगी होगी, फिर क्यों बहाने लगी कुछ तिल। मधुरी ने लड़खड़ाते कदम से देहरी पर कदम रखे। देखा सारे बामन शराब देते हुए जा चुके हैं। शायद जिंदों का ही श्राद्ध कर गए हों, बड़ी बात नहीं है। हित मित्र घर बाहर के सब चले गए। एकाध बामन कोने में खड़े, धोती कंधे पर झपकाए, पोटली बगल में दुबकाए, चलने को तैयार हैं। भूखे प्यासे खींचे ठाका मारकर हंस रहे। अरे क्या देर लगती है, कौन जानता है इस कुलछना के दुख से दुखी होकर तुलसिया ने आत्महत्या कर डाली हो। किसका पिंड देना, किसका तर्पण, मुंह छिपाकर न जाने किसके साथ भाग गई। ये सब जो है इस तरह की लैंग्वेज लिखते थे प्रेमचंद जी, और ये सब तो उसमें हम थोड़ा पढ़ भी नहीं सकते हैं। आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। कुल मिलाकर कहानी का जो निचोड़ निकलता है, तो तर्पण कहानी आपके समझ में आ गई होगी कि देखिए आपने अगर आपने पूस की रात तो खैर अलग कहानी है, अगर कफन पढ़ी है या फिर आपने गोदान कहानी पढ़ी है तो कुछ कुछ वहाँ से ये मेल खाती हुई कहानी है कि वहाँ भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया था। और काली अमावस की रात घेर आई थी, साए साए बर्फाली घर घर आती। उसके शमशान में डरावने तट पर मधुली खड़ी थी, अपनी अपनी नन्ही अंजलि में पानी लिए, अनाथ अबोध नंगे बच्चों के साथ सूखे तिन की तरह जाड़े में कांपते हुए आंखें नीचे डूबे सूरज को जलाधार चढ़ा रहे थे, तर्पण कर रहे थे, माटी का पिंड दान दे रहे थे, माटी की गौ पूछ थामे गोदान कर रहे थे। हे गंगा माई, तू ही देखना, तू ही विचार करना, ओ अनंत ओ अंतर्जामी तू ही है। मधुली ने अपने कांपते हुए हाथ जोड़ते माटी की जो गैया थी खुर पर माथा टिका दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने सब कुछ माटी से ही किया था तर्पण। तो ये पूरी कहानी थी आपकी मधुली। मधुली का आपको करैक्टर याद करना है, और साथ में जो कहानी का सारांश है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ ही आपकी जो हिमांशु जोशी हैं उनकी आप जीवनी कर लीजिए, उनकी कथा शैली कर लीजिए। और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए, साथ में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए।